आज हमारा अध्ययन का विषय होगा तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई, आज हम इसे देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, इन सभी एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि उसके सामने प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी, उसकी आंतरिक स्थिति किस प्रकार की थी, उसने विद्रोह का दमन किस प्रकार किया, साम्राज्य विस्तार, मृत्यु और उसका मूल्यांकन, इन सभी एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप बने रहिए लास्ट तक। तो स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर, मैं हूं नितिका सिंह। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जड़ी बूटी देख लेते हैं। आपको अपने अंदर से ही जागरूक होना होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपकी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। देखिए, इनके कहने का आशय ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और हैं ही आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई बुक या कोई शिक्षक एक मार्ग दिखा सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो वो आपको अपने अंदर से ही लाना होगा। आपको अपने भीतर से ही ये भावना जगानी होगी कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए स्वयं आपको ही काम करना होगा। ये बात कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपने कीमती समय में से समय निकाल करके वो मेरे साथ हिस्ट्री की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, धीरे धीरे आपका सिलेबस भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। 24 घंटे में 30 या 40 मिनट आराम से निकाला जा सकता है अगर हमारा वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो और हमें सारी चीज़ें एक जगह पे मिल रही हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासनकाल रहा, ठीक है, 1320 से 1325 ईस्वी तक। ठीक है, इनका शासनकाल रहा। 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो देखिए, ये माना जाता है, अच्छा इसका प्रारंभिक नाम देख लीजिए। इनका प्रारंभिक नाम क्या था, तो प्रारंभिक नाम था गाजी तुगलक, ठीक है, या गाजी बेग तुगलक, ठीक है, या गाजी बेग तुगलक, गाजी बेग तुगलक, ठीक है, ये इनका नाम था। और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। देखिए, क्या तुगलक कोई राजवंश था? ठीक है, क्या तुगलक कोई राजवंश था? तो इतिहासकारों के इसमें विभिन्न मत हैं कि तुगलक कोई राजवंश नहीं था, बल्कि ये किसी कोई नस्ल नहीं था। और स्वयं इस पे इब्न बतूता ने इसको तुर्की नस्ल का कराना शाखा का बताया है। ये देख लीजिए, इब्न बतूता ने इसे इब्न बतूता ने तुर्की नस्ल का कराना शाखा, ठीक है, कराना शाखा से संबंधित बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से देखिए कराना शाखा। देखिए, तो ये तुगलक अपने नाम के आगे क्यों लगाने लगे? क्योंकि इसका नाम था गाजी बेग तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने नाम के मतलब साथ में तुगलक लगा लेता है। जबकि उसके और उत्तराधिकारियों को देखते हैं, उन्होंने तुगलक जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो तुगलक कोई वंश नहीं था, कोई नस्ल नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। और इब्न बतूता के अलावा अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो ने भी उसे साधारण वंश का बताया है। ठीक है, अमीर खुसरो ने उसे साधारण वंश का बताया है। और वो ये बात कहता है कि स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने ये बात कहा था कि वो साधारण वंश से संबंधित है। तो हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से फिर वो इस पद तक पहुंचता है। ठीक है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अमीर खुसरो बताता है कि वो साधारण वंश से संबंधित था। और फिरिश्ता, ठीक है, फिरिश्ता ने भी ऐसी ही बात कही है। फिरिश्ता ने भी उसी साधारण वंश का बताया है। फिरिश्ता की पुस्तक का नाम देख लीजिए, खुलासात उत तवारीफ, ठीक है, खुलासात उत तवारीफ। देखिए, फिरिश्ता का कहना है जो गाजी तुगलक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के फादर थे, वो सुल्तानों की सेवा में
थे, ठीक है ना, सुल्तानों की सेवा में थे और बहुत अच्छे पद पर नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसा वर्णन हमें नहीं मिलता है कि वो किसी बहुत अच्छे पद पर आसीन थे। और इस व्यक्ति ने यानी इनके फादर ने एक जाट स्त्री से शादी की थी। ये सारी कहानी जो है खुलासात तवारीख में मिलती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये बहुत उच्च वंश से संबंधित नहीं थे। अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक किस तरीके से सुल्तान बना। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, यहाँ पे देख लीजिए, जलालुद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक जलालुद्दीन खिलजी के समय, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय सैन्य सेवा में था। ठीक है, यानी कि सैनिक था, एक साधारण सा पद, सैन्य सेवा में था। सैन्य सेवा में रहते हुए उसने उत्तर पश्चिम में कई युद्धों में भाग लिया था और अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया था। देखिए, अगर गयासुद्दीन तुगलक या कोई भी व्यक्ति अगर सल्तनत तक, सुल्तान के पद तक पहुंचता है तो वाकई उसमें कोई ना कोई योग्यता थी, और जब इतने साधारण स्थान से वो पहुंचता है तो वो काफ़ी योग्य व्यक्तित्व उसका रहा होगा। तो देखिए, वो सैन्य सेवा तक, सैन्य सेवा में था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसे दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी जाती है। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन के समय उसे दीपालपुर की सूबेदारी दी जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, दीपालपुर उत्तर पश्चिम में एक स्थान है, उत्तर पश्चिम भारत की तरफ। ठीक है, दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी जाती है। जब मैंने आपको बताया था कि बलबन ने तीन तीन स्थानों पर, यानी कि लाहौर जा करके जब उसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किया था, तब वहाँ पर दीपालपुर, वहाँ पे मैंने चर्चा किया था कि वहाँ इन स्थलों पर उसने सेना रखी थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बलबन के वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए, अलाउद्दीन के समय में उसे दीपालपुर की सूबेदारी मिलती है। इस तरीके से वो अपना जीवन का प्रारंभ करता है। अब देखिए वो सुल्तान के पद पर कैसे पहुंचा, नेक्स्ट। और देखिए, दीपालपुर में ही रहकर, क्योंकि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पे लगातार मंगोल आक्रमण होते रहे, तो उस मंगोल आक्रमण में इसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो मंगोल आक्रमण में इसकी प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, मंगोल आक्रमण में प्रमुख भूमिका थी, आक्रमण में प्रमुख भूमिका, मंगोल आक्रमण में प्रमुख भूमिका थी। अब क्या हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो शाह गद्दी पर आते हैं, तब भी वो इसी पद पर रहता है, यानी कि दीपालपुर की सूबेदारी उसे मिली रहती है और वो वहीं पर रहता है। मौका मिलते ही उसने खुसरो शाह को समाप्त किया। देखिए, मौका मिलते ही खुसरो शाह को समाप्त किया, खुसरो शाह को समाप्त करके, ठीक है, समाप्त करके, खुसरो शाह को समाप्त करके वो नवंबर, ठीक है, नवंबर 1320 को सुल्तान बन जाता है। ठीक है ना, नवंबर 1320 को वो सुल्तान के पद पर बैठ जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान की पदवी को प्राप्त करता है। अब देखिए आगे क्या हुआ, उसके सामने देखिए कठिनाइयाँ क्या क्या थी। ठीक है, उसके सामने कठिनाइयाँ क्या क्या थी। देखिए, जो सुल्तान की पद की गरिमा होती थी, अभी तक जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने देखा कि किस तरीके से उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को वापस किया था, वापस ले आया था, उसकी गरिमा को सुरक्षित किया था, वो सभी कुछ नष्ट हो चुका था उसके उत्तराधिकारियों के समय में। जो अन्य लोग थे, यानी कि आसपास के सूबेदार या अन्य जो अमीर के पद पर आसीन थे, वो अब स्ट्रांग हो चुके थे, वो धीरे धीरे विद्रोह कर रहे थे, आसपास के लोग भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सुल्तान के पद की गरिमा काफ़ी हद तक गिर चुकी थी। तो इसके सामने जो पहली चुनौती थी वो ये थी कि सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। ठीक है ना, तो सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। ठीक है, पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए आप, ताकि आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलते रहें।
और सेकंड देखिए, इसके सामने क्या चुनौती थी? सिंध के आसपास के जो क्षेत्र थे, सिंध यानी ऊपरी सिंध और निचला सिंध, तो सिंध के आसपास के क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल चुके थे, ठीक है, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए गुजरात, गुजरात में देखिए, गुजरात भी अपने आप को, जब से वहां पे आइन उल मुल्क था ना, आइन उल मुल्क, वो स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था, ठीक है ना। आइन उल मुल्क दिल्ली सल्तनत के लिए परेशानी खड़ा कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप बंगाल, बंगाल बलबन के समय से ही स्वतंत्र था, ठीक है ना। बंगाल अपनी स्वतंत्र अवस्था में था। नेक्स्ट देखिए, अगर हम आर्थिक रूप से देखें, देखिए आर्थिक रूप से अगर देखें तो अब सल्तनत का खजाना खाली हो चुका था, तो अब शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाएगी, ये भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो अब आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, देखिए आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सूबेदारों को अपने नियंत्रण में लाना, सूबेदारों को अपने नियंत्रण में लाना, ठीक है। तो इसके सामने इतनी सारी चुनौतियां थी। अब देखिए वो कहाँ तक सफल हो पाता है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक इस पर कहाँ तक सफल हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था में उसने क्या काम किया, आंतरिक व्यवस्था, ठीक है। तो आंतरिक व्यवस्था सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि अपनी आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अब आंतरिक व्यवस्था में मैंने अभी पहले ये देखिए सारी चुनौतियां आपके सामने बता दी हैं, उसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। तो गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले क्या किया, उन अमीरों और सूबेदारों के प्रति उसका क्या रवैया रहा, ये अब हम देखते हैं। तो अमीरों और सूबेदारों के प्रति उसने क्या काम किया, उसने उदारवादी रवैया अपनाया। वो कट्टरवादी प्रवृत्ति का नहीं था, जिस तरीके से हम पिछले सुल्तानों को देखते हैं या बलबन को तो देखते हैं बहुत कट्टर था, और अलाउद्दीन खिलजी को भी हम देखते हैं कि उसने कभी किसी को माफी लायक नहीं समझा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, वो उदारता की नीति अपनाता है। हालांकि जो बहुत कट्टर समर्थक थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनको वो समाप्त करता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरीके से वो उदारवादी रवैया अपनाता है। उदारवादी रवैये के चलते वो, ठीक है, उदारवादी रवैया अपनाता है, देखिए उदारवादी रवैया अपनाता है, और और अमीरों को अमीरों को दिल्ली सल्तनत के अधीन करता है, ठीक है, के अधीन करता है। दूसरा पॉइंट ये था कि अलाउद्दीन के कट्टर समर्थकों को वो समाप्त करता है, ठीक है, ये देख लीजिए, अलाउद्दीन के कट्टर समर्थकों को वो समाप्त करता है, अलाउद्दीन के कट्टर समर्थकों को वो समाप्त कर देता है, ठीक है। इस तरीके से वो काम करता है। आगे देखिए, अलाउद्दीन के समय में जो खुद मुकद्दम चौधरी होते हैं, देखते हैं हम कि वो कितने प्रतिभाशाली और कितने अमीर रहते हैं, और खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकारों को छीनकर वो किस तरीके से गरीब बन जाते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक ने, मैंने अभी बताया कि उदारवादी रवैया अपनाता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो खुद मुकद्दम चौधरी को उनके अधिकारों को लौटा देता है, ठीक है ना। तो वो खुद मुकद्दम चौधरी हो गए, खुद मुकद्दम चौधरी, जो कि देखिए लगान वसूल करके दिल्ली सल्तनत तक पहुंचाते थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में मेरे देख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी वाले में। तो देखिए खुद मुकद्दम चौधरी को उनके अधिकार लौटा देता है, ठीक है, उनके अधिकार लौटा देता है।
नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा अब खजाना खाली हो चुका था। मैंने बताया था यहाँ पर इस पॉइंट पे, मैंने आपको बताया था कि सल्तनत का खजाना समाप्त हो चुका था, काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। तो व्यवस्था अगर अपना शासन व्यवस्था चलानी है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो अब इस चीज़ को कहाँ से पूरा किया जाए? तो देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने खुसरो शाह को देखा था, उसने धन का वितरण बहुत मनमाने तौर पर किया था। तो वो ये चाहता है गयासुद्दीन तुगलक कि उस धन को किसी तरीके से वापस लाया जाए। इस तरीके से वो धन की मांग अमीरों से, सूबेदारों से और जिनको भी उसने बांटा होता है उनसे वो वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए, और उसमें पर्याप्त रूप में वो सफल भी रहता है। लेकिन कुछ जगहों से उसे धन नहीं मिलता है, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से वो बोलता है कि आप सल्तनत के धन को वापस करिए, सुल्तान के धन को वापस करिए। तो निजामुद्दीन औलिया स्पष्ट रूप से संदेश भेजते हैं कि उनके पास कोई धन नहीं बचा हुआ है, जो भी धन उन्हें प्राप्त हुआ था वो उसे बांट चुका है। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि धन वापसी में वो पर्याप्त रूप से सफल रहा, जो कि वितरण हो चुका था खुसरो शाह और उससे पहले के सुल्तानों के द्वारा। ठीक है ना? तो धन वापसी में पर्याप्त रूप में सफल रहा। पर्याप्त रूप में वो सफल रहा। नेक्स्ट देखिए, अब उसने आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया इसे, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था पे हम बात कर रहे हैं। तो अब आंतरिक स्थिति में उसने आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या काम किए इस पे देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में उसने लगान व्यवस्था में क्या काम किया, लगान व्यवस्था में उसने क्या काम किया, इस पर हम बात करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था चली आ रही थी कि उसने उपज का आधा भाग, ये मैंने आपको पहले बताया, आधा भाग जो है किसानों से वसूल किया था। ठीक है ना? लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ऐसा काम नहीं करता है, उसकी ऐसी नीतियों को नहीं अपनाता है। इवन जो उसकी अलाउद्दीन खिलजी की मंडी व्यवस्था था, बाजार व्यवस्था था, जितना भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, उस सभी व्यवस्था को वो स्थापित नहीं करता है, बल्कि एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करता है। और गयासुद्दीन तुगलक इस मामले में पहला सुल्तान होता है जिसने किसानों की समृद्धि पर बल दिया था, उसने किसानों की उन्नति पर बल दिया था। तो इस रूप में वो क्या करता है, लगान व्यवस्था के अंतर्गत वो दो काम करता है। ठीक है? पहला होता है उसका किसानों की स्थिति में सुधार करना। ठीक है? देखिए, किसानों की स्थिति में सुधार करना, किसानों की स्थिति में सुधार करना। ठीक है? में सुधार। दूसरा होता है, सुल्तान को या सल्तनत के लिए ये आवश्यक था कि धन कहीं ना कहीं से आना चाहिए, और वो धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था कृषि भूमि। ठीक है ना? तो उसने कृषि भूमि में वृद्धि करने का प्रयास किया। ये ऐसा पहला सुल्तान था। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमने कहीं भी ये चीज नहीं देखा। ठीक है ना? कृषि भूमि में वृद्धि करने का प्रयास किया। ठीक है? उसने किसानों पर बल नहीं डाला कि किसानों से वसूल किया जाए, चाहे उसके लिए किसानों को कितनी ही परेशानी या कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, उसने ये काम नहीं किया था। तो देखिए, कृषि भूमि में वृद्धि। और जो गयासुद्दीन तुगलक का राजस्व वसूलने का जो भाग था, वो देखिए, वो किसानों से था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी 1/2 लेते हैं, वैसे ही ये, तो इसी तरह से वो किसानों से उपज का, ठीक है, उपज का 1/5 से 1/3 भाग वसूल करता है। ठीक है? तो इस तरीके से देखिए, कहाँ उपज का आधा भाग पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में जा रहा था और कहाँ पर अब इतना भाग ही लिया जा रहा है। और ये भी उसने ये भी व्यवस्था की कि अगर कोई भूमि जिससे उपज या उत्पादन नहीं हो रहा है, तो किसानों से कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि आपको उसमें से इतना भाग कर देना ही देना है। ठीक है ना? ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई जिसकी वजह से किसानों को कोई कष्ट पहुंचे। तो उसने किसानों की समृद्धि पर बहुत काम किया। गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था। ये देखिए, देखने वाली बात है। और बर्नी ने इसको रस्मो मियाम की व्यवस्था बोला है। ठीक है ना? रस्मो मियाम नीति, यानी कि मध्यम मार्ग की नीति। ठीक है? बर्नी ने इसे रस्मो मियाम की नीति बोला है। ठीक है? जिसका अर्थ था मध्यम मार्ग। ठीक है? इस तरीके से ये चीज़ें गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसके अलावा देखिए, आंतरिक व्यवस्था में उसने क्या काम किया था। उसने सड़कें बनवाई। ठीक है? सड़कों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया।
और देखिए, नहर का निर्माण करवाने वाला वो पहला सुल्तान था। नहरों का निर्माण कराने वाला वो पहला सुल्तान था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फैक्ट के रूप में। नहरों का निर्माण किया, ठीक है, इसमें को मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने ये काम किया था। और इसके अलावा देखिए, उसने डाक व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए, उसने बटाई व्यवस्था लागू किया था, ठीक है ना, ये एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, बटाई व्यवस्था पर उसका जो इकाई थी वो बटाई व्यवस्था पर थी, ठीक है, बटाई व्यवस्था पर थी, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नहरों के निर्माण और उसके बाद उसने अपनी डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, ठीक है, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, डाक व्यवस्था को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हुलिया और दाग प्रथा को उसने लागू किया था। और आप अच्छे से जानते होंगे कि हुलिया और दाग प्रथा क्या थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने भी उसकी एक नीति को बिल्कुल कठोरतापूर्वक लागू किया था, वो था हुलिया और दाग प्रथा। क्योंकि सैन्य व्यवस्था में, सैनिकों के गठन में या सैनिकों को नियुक्ति करने के संबंध में और युद्ध के समय में हुलिया और दाग प्रथा बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था थी, जिसकी वजह से काफी लाभ मिलता था दिल्ली सल्तनत को, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने काम किया। तो हुलिया और दाग प्रथा को उसने, हुलिया और दाग प्रथा को कठोरता पूर्वक उसने लागू किया था, ठीक है, हुलिया और दाग प्रथा को। और मैं ये समझ रही हूँ कि आपको यहाँ पे हुलिया और दाग प्रथा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप अलाउद्दीन खिलजी वाले साम्राज्य विस्तार वाले वीडियो में देख लीजिएगा। हुलिया और दाग प्रथा को कठोरता पूर्वक लागू किया, ठीक है, कठोरता पूर्वक लागू किया। अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें तो वो भी उसने अच्छे तरीके से लागू की थी। न्याय व्यवस्था को भी अच्छे तरीके से लागू किया था। बर्नी तो यहाँ तक कहता है कि किसी भेड़िए में भी साहस नहीं था, किसी भेड़िए में भी ये साहस नहीं था कि वो किसी भेड़ को या किसी बकरी को देख सके, यानी कि इतना साहस इसके समय में नहीं था, इसकी न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, ठीक है ना। तो न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नी ने बताया है, तो अगर आप इतना भी लिख के आएंगे तो बहुत है। नेक्स्ट देखिए, हिंदुओं के प्रति उसकी क्या नीति रही, मैंने अभी बताया, देखिए, जैसे कि खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकार उसने वापस कर दिए। तो इस तरीके से हिंदुओं के प्रति उसकी बहुत ना उदारतापूर्वक नीति थी और ना बहुत कठोरतापूर्वक। उसका ये कहना था कि यानी कि मध्यम मार्ग उसने अपनाया था इस मामले में। उसका ये कहना था कि इनके अधिकारों को इतना ना छीना जाए कि ये विद्रोह कर दें, और इनको इतने अधिकार भी ना दिए जाए ताकि ये फिर से वैभवशाली या समृद्धशाली बन जाए और दिल्ली सल्तनत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो इस तरीके से इसने हिंदुओं के लिए मध्यम मार्ग अपनाया, ठीक है ना, मध्यम मार्ग की नीति अपनाई हिंदुओं के लिए मध्यम मार्ग की नीति अपनाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं आंतरिक व्यवस्था को उसने किस तरह से मजबूत किया और आंतरिक व्यवस्था में उसने किस तरीके से अपने कार्य किए। तो ये सारी पॉइंट्स हो गए। देखिए, सारे पॉइंट्स मैं लिखती जा रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, तो लेकिन मैं सारे पॉइंट्स आपको कवर कर रही हूँ और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने नोट्स बनाने की। आप बस वीडियो को सुनिए और अपने बढ़िया आंसर राइटिंग करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्रोह का दमन और साम्राज्य विस्तार, ठीक है, या इसको नेक्स्ट पेज से ले लीजिए क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। चलिए, विद्रोह का दमन और साम्राज्य विस्तार। अब देखिए, विद्रोह का दमन और साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी नीति अपनाई, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए,
अलाउद्दीन खिलजी की नीति हम देखते हैं उत्तर भारत के प्रति उसकी नीति अलग होती है और वो पहला सुल्तान होता है जो दक्षिण भारत की तरफ अभियान करता है और उसके प्रति एक अलग रवैया अपनाता है, यानी कि अधीनता स्वीकार करवा के करों को वसूल करके वो उन्हें स्वतंत्र छोड़ देता था। इस तरीके से हम अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करिए। तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे तो आपको याद होता चलेगा, ठीक है ना। और इसीलिए मैं बराबर जगह जगह पर मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन कराती रहती हूँ। हर एक मेरे जो क्लास है ना, उसमें अगर आप देखेंगे मैंने पिछले सुल्तानों से जरूर कंपेयर किया है। तो इस तरीके इस चीज को आप जरूर अपनाइए, आपको हमेशा काम आएगा। तुलनात्मक अध्ययन हिस्ट्री में बहुत आवश्यक होता है। तो विद्रोह का दमन और साम्राज्य विस्तार, तो इसमें हम देखते हैं कि उसने क्या काम किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी मैंने आपको बताया। और गयासुद्दीन तुगलक, आप सोच रहे होंगे शायद उसने कुछ नीति पीछे ली होगी, नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी से भी एक कदम आगे था। अब देखिए किस तरीके से उसने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत ये काम किया कि दक्षिण भारत में भी उसने स्वतंत्र नहीं छोड़ा, उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन ले आया, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से। तो अलाउद्दीन खिलजी के तरह उसने केवल कर वसूल करके वहां पर समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अधीन ले आया। तो गयासुद्दीन तुगलक की पहली नीति ये थी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन उसने सभी राज्यों को लिया, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के अधीन, दिल्ली सल्तनत के अधीन, ठीक है। उसमें दक्षिण भारत के भी राज्य शामिल हुए, ठीक है। ये हम अभी चर्चा अब करेंगे। तो किस तरीके से इसने काम किया, देखिए। जो वारंगल का शासक था वो, उसका नाम था प्रताप रुद्र देव, हमने पहले भी देखा है। तो प्रताप रुद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब स्वतंत्र शासक बन गया। उसने स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया और दिल्ली सल्तनत को उसने राजस्व भेजना भी बंद कर दिया, ठीक है। तो देखिए, प्रताप रुद्रदेव ने इस समय का उपयोग अपने आप को सुदृढ़ करने में नहीं किया, या आपसी राज्यों के साथ जो पहले से प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, हम पहले भी देखते हैं कि आपस में सब लड़कट रहे हैं, उन्होंने एकता नहीं दिखाई है। अगर शायद वो इस पर बल देते, वो एकता स्थापित करते आपस में, तो इतना आसान नहीं होता दिल्ली से दक्षिण भारत के राज्य को जीतना। लेकिन ये उनकी कमी थी और वो ये शासक समझ भी नहीं पाए। तो इस तरीके से अपने आप को प्रताप रुद्रदेव ने सुरक्षित नहीं किया। तो देखिए, तेलंगाना का जो शासक था, राजधानी थी, ठीक है, मैंने अभी बताया वारंगल। तो तेलंगाना का जो शासक था, तेलंगाना का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव, उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और दिल्ली सल्तनत के लिए राजस्व भेजना भी बंद कर दिया था। अब इस बात से क्रोधित हो गए थे गयासुद्दीन तुगलक और उन्होंने अपने पुत्र यानी कि जूना खान, ठीक है, और वो उसका नाम था, देखिए, जूना खान, जूना खान, इसी का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो अगला सुल्तान बनेगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान, और इसको उपाधि दी गई थी उलुग खान की, इसको उपाधि दी गई थी उलुग खान की, ठीक है। तो इस तरीके से वो गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खान के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सेना भेजी, इसी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सेना भेजी गई थी। अब देखिए क्या होता है, ये अपनी सेना लेकर के जब प्रताप रुद्रदेव या तेलंगाना पहुंच जाता है तो उस समय पर युद्ध होता रहता है। तो प्रताप रुद्रदेव ने संधि करने के लिए तैयार तो होता है, प्रताप रुद्रदेव तैयार हो जाता है, लेकिन जो जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो निश्चय होता है वो ये होता है कि आप आत्मसमर्पण करेंगे, हम संधि के आधार पर पहले की तरह आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा राजस्व लेकर के हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रताप रुद्रदेव इस बात को नहीं मानते हैं और कंटिन्यूअस युद्ध चलता रहता है, मतलब किले में वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और ये बाहर। फिर क्या होता है कि जो प्रताप रुद्रदेव के समर्थक कुछ अमीर सूबेदार उनके भी होते होंगे, तो उन्होंने क्या किया, इनके जो रास्ते के जो सूचनाएं थी और बहुत सारी चीज़ें जो आती जाती थी दिल्ली सल्तनत से, उस मार्ग को इन्होंने ख़त्म कर दिया, उस मार्ग को इन्होंने कट कर दिया। तो इस तरीके से दिल्ली में कोई सूचना भेजना और वहाँ से कोई सूचना आना ये बिल्कुल असंभव हो गया। तो इस समय क्या करता है, जूना खान जो है वो देवगिरी चला जाता है और देवगिरी में उसका भाई होता है और वो उसको स्वागत करता है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर अभी प्रताप रुद्रदेव जो है वो बच जाता है इस टाइम पे, लेकिन फिर वो दोबारा से जूना खान यहाँ पर आक्रमण करता है और अब प्रताप रुद्रदेव की पराजय होती है। इसके बाद
उसे दिल्ली लाया जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसने अपना शेष जीवन जो है कारागार में व्यतीत किया और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई या उसने आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि उसने एक साधारण जीवन जिया, कुछ इतिहासकारों का। तो इस तरीके से इस पे विवाद है, वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। तो इस तरीके से इस राज्य को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। इस तरीके से तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा जो इसकी राजधानी होती है वारंगल, ठीक है ना, वारंगल का नाम अब सुल्तानपुर रख दिया जाता है। वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया जाता है। वारंगल का नाम देखिए सुल्तानपुर रख दिया जाता है, सुल्तानपुर रख दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वारंगल की विजय के पश्चात उलुग खान जो है, उलुग खान या जूना खान, अभी मैंने आपको बताया, उलुग खान मदुरा पर विजय करता है। ठीक है, मदुरा जाता है और उसे भी दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लेता है। मदुरा पर विजय करके दिल्ली सल्तनत के अधीन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया जाता है। अब देखिए, अब कहानी आती है बंगाल की। बंगाल जो काफी समय से स्वतंत्र चला आ रहा था, उस पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है। अब इस समय देखिए यहाँ का क्या सिनेरियो था। बंगाल में तीन लोग थे, तीन, उनके नाम है नासिरुद्दीन, शिहाबुद्दीन और तीसरा नाम था गयासुद्दीन बहादुर। ठीक है ना, ये तीन लोग थे, तीनों भाई थे आपस में। और इनका तीनों का बंगाल के शासन के लिए युद्ध चल रहा था। अब क्या होता है यहाँ पर, जो गयासुद्दीन बहादुर होता है, इन दोनों को पराजित करके वो बंगाल की सत्ता को धारण कर लेता है। ठीक है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक स्टोरी बता दे रही हूँ ताकि आप अगर आंसर राइटिंग करेंगे या वहाँ पे लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे कि बंगाल को किस तरीके से दिल्ली सुल्तनत में मिलाया गया। तो ये काम आपको करना है। तो देखिए, बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर जो है गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन ये जो होता है नासिरुद्दीन और दूसरा सिहाबुद्दीन, जो दो अन्य भाई होते हैं, ये पहुंच जाते हैं सुल्तान से मदद मांगने के लिए। सुल्तान से मदद मांगने के उसमें फिर गयासुद्दीन तुगलक जो है सेना भेजता है और इवन बंगाल में तो वो स्वयं भी आता है और इस तरीके से बंगाल में विजय प्राप्त की जाती है और नासिरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। नासिरुद्दीन को, ठीक है ना, नासिरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और इसके साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है और दिल्ली से एक सूबेदार यहाँ पर भेज दिया जाता है ताकि कोई फिर से विद्रोह ना हो सके। इस तरीके से काम किया जाता है और बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं इसके मृत्यु के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई, ये भी एक विवादास्पद विषय है क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इस पर। तो हम देखते हैं कि मृत्यु के संबंध में क्या कहा जाता है। देखिए, इसका जो बेटा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसने ऐसे काम किए ताकि वो जल्दी से जल्दी दिल्ली सल्तनत को प्राप्त कर सके गयासुद्दीन तुगलक को हटा करके। देखिए, जब वो प्रताप रुद्रदेव यानी कि तेलंगाना पर आक्रमण करता है तब भी उसने ऐसे काम किए होते हैं कि वो गयासुद्दीन तुगलक की जगह पर स्वयं शासक बन सके, लेकिन वहां पर वो असफल हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक इस बात को अच्छी तरीके से समझता है, लेकिन उसने उसके साथ देने वाले अमीरों को तो दंड दिया लेकिन उसे छोड़ दिया था। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक ने, चूंकि उसका पुत्र था, तो अनदेखी भी एक तरह से की थी। लेकिन उलूग खान हमेशा एक ऐसे अवसर की खोज कर रहा था जिसमें वो सुल्तान बन सके। ठीक है, तो अब देखिए उसकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए, आधुनिक इतिहासकार हैं डॉक्टर वुलजले हेग, डॉक्टर वुलजले हेग। तो देखिए, डॉक्टर वुलजले हेग ने इसकी मृत्यु का कारण जो है षड्यंत्र को माना है। ठीक है, यानी कि जूना खान का षड्यंत्र, अभी वो षड्यंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसने षड्यंत्र को माना है। और जबकि डॉक्टर मेहंदी हुसैन, ये आधुनिक इतिहासकार हैं, डॉक्टर मेहंदी हुसैन, इन्होंने केवल दुर्घटना को उत्तरदायी बताया है। ठीक है, उसके मृत्यु का कारण दुर्घटना बताया है। अब देखिए, जो तत्कालीन इतिहासकार थे या तत्कालीन जो लोग थे उसमें उन्होंने, जैसे इब्न बतूता हुआ और इसामी हुआ, इन्होंने इसके मृत्यु का कारण जो है उलुग खान के षड्यंत्र को बताया है। जबकि बर्नी ने इसके मृत्यु का कारण एक दुर्घटना को बताया, यानी कि उसने लिखा है कि अचानक से बिजली गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, बर्नी देख लीजिए, मृत्यु में बर्नी ने बिजली गिरने के कारण बताया। ठीक है,
बिजली गिरने के कारण बताया। और दूसरा इब्न बतूता ने षड्यंत्र बताया। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या था। तो देखिए जो इब्न बतूता ने इसके बारे में बताया, इसके मृत्यु को कारण, उसने बताया कि जब गयासुद्दीन तुगलक यानी सुल्तान जब बंगाल के अभियान पर था, तब जूना खान ने क्या किया, अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर के तुगलकाबाद में एक ऐसे महल का निर्माण कराया जो कि लकड़ी से बना हुआ था, और एक ऐसे स्थल पर हाथी से अगर वो टकरा जाता, हाथी उसमें टकरा जाता, तो वो पूरा महल वहीं से गिर जाता। और इस तरीके से उसने षड्यंत्र बनाया कि गयासुद्दीन तुगलक को वहां पर बुलाकर उसकी हत्या इस तरीके से की जाएगी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये महल का निर्माण जो है दिल्ली से 3-4 मील दूर ये तुगलकाबाद जो महल था वो बनवाया गया था। तो इस तरीके से उसने ये काम किया, और ये महल बनवाया था अहमद अयाज ने। ठीक है ना, इसमें तुगलकाबाद के इस महल का नाम था जो बनाया गया था तुगलकाबाद में, ठीक है, वो अहमद अयाज ने बनाया था, अहमद अयाज ने, ठीक है, महल का निर्माण कराया था, महल का निर्माण कराया था तुगलकाबाद में। तो इस तरीके से उसने ये काम किया। और हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को वहां बुलाया जाता है और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इब्न बतूता ने यह बात बताई है, उसने ये प्रमाण दिया था कि जो व्यक्ति उस महल में उपस्थित था उसने ये बात बताई है, और वो कुछ समय के लिए बाहर निकल गया था, इस वजह से वो बच गया था। तो इस तरीके से ये काम किया गया। और ये भी कहा जाता है कि उसने जानबूझकर मलबे को तुरंत नहीं हटवाया, वो जब तक निश्चित नहीं हो गया कि सुल्तान की मृत्यु ना हो जाए, इस तरीके से उसने ये काम किया। तो ये आरोप लगाए जाते हैं। अच्छा, जैसे देखते हैं हम, बर्नी ने दुर्घटना माना है इसे, तो इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि फरवरी मार्च के महीने में बिजली गिरने की घटना नहीं होती है। बर्नी ने शायद ऐसा इसलिए भी नहीं लिखा क्योंकि उसे दरबार में उसे अपना एक स्थान चाहिए था, और हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में वो एक संरक्षक के रूप में बना हुआ था। तो इस तरीके से इसके मृत्यु का ये पूरी कहानी है। और नेक्स्ट हम इसका अगर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, मूल्यांकन देखते हैं अगर हम शासक के रूप में हम देखते हैं कि उसने एक उदारवादी रवैया अपनाया था। शासक के रूप में उसने एक उदारवादी रवैया अपनाया था, सभी के प्रति उदारवादी रवैया अपनाया था। जैसे हम पिछले सुल्तानों में देखते हैं उसने कठोरवादी रवैया नहीं अपनाया, ठीक है, क्रूरवादी रवैया नहीं अपनाया। इसके अलावा उसने अगर देखें तो कृषि में बहुत योगदान दिया, कृषि के उत्पादन में, ठीक है, और उत्पादन में और किसानों की समृद्धि में, ठीक है, किसानों पर बहुत ध्यान दिया उसने। हमने देखा पूरा पिछले में हम बात करते हुए आए हैं। उसने हुलिया और दाग प्रथा को चलाया, और जितनी भी बातें हमने पीछे लिखी है वो सारी चीज़ें आप मूल्यांकन में लिखेंगे उसने कौन कौन से अच्छे कार्य किए। तो हुलिया और दाग प्रथा के बारे में आप बताएंगे। इसके अलावा आप बताएंगे कि उसने किस तरीके से साम्राज्यवादी व्यवस्था में दक्षिण भारत को अपने अंतर्गत ले आया, दिल्ली सुल्तनत के अंतर्गत ले आया, दक्षिण भारत को जीता, ठीक है ना, दक्षिण भारत को जीता था किस तरीके से, ये भी आप मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरीके से, और राजस्व व्यवस्था में, जैसे कि आर्थिक स्थिति में अगर देखें तो राजस्व व्यवस्था में काफ़ी हद तक वो सफल रहा, धन वापसी में, ठीक है ना, राजस्व व्यवस्था में ये पॉइंट पे आप एलोब्रेट करेंगे। इसके अलावा नहरों का निर्माण, नहरों का, पुलों का, डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, इस तरीके से उसने नई नई चीज़ों को लागू किया। और हम देखते हैं तुगलकाबाद की स्थापना, ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना, बताया जाता है कि उसका महल इतना सुंदर था, इतना चमकदार था कि सूर्य की रोशनी में उस पर देखा नहीं जा सकता था, उसमें इतनी पत्थरों में चमक थी। तो तुगलकाबाद की स्थापना की थी। इस तरीके से हम देखते हैं, अगर ऑल टोटल व्यू हम लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो हम देखते हैं उसका 5 साल का शासन जो दिल्ली सल्तनत के लिए था काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा था। उसने कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनाई जिसकी वजह से जो आम प्रजाति, आम लोग थे, उन्हें परेशानी उठानी पड़े। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक हमारा समाप्त होता है, और जल्दी ही मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलूंगी। तो अपना अध्ययन जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।